सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, वो महंगाई जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। तकरीबन 2.5 साल होने को आए इस हुकूमत को, लेकिन इस दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आवाम को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। वो नए पाकिस्तान के सुहाने ख्वाब जो सजाए गए थे आवाम की आंखों में, अब उनकी भयानक ताबीर ने गरीब को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। और जब गरीब को 2 वक्त की रोटी ही ना मिले तो फिर सारी बातें खोटी लगती हैं। लेकिन शायद ये बात हुकूमत के अब तक समझ में नहीं आ रही है। और जो सूरत हाल है उसमें ये कहा जा रहा है, खुद जो दायरा शुमारियात है वो कहता है कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में 9.0% बढ़ चुकी है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस अहम इशू पर हुकूमत की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म बयानात भी देते हैं, कहते हैं हम माफिया जो है उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे, ये तमाम तरह जो सूरत हाल उसको कंट्रोल करेगी टाइगर फोर्स। लेकिन वो टाइगर फोर्स जो सिर्फ हमें सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। अब क्या इक़दाम हैं हुकूमत के और इसकी असल टेक्निकल वजूहात क्या हैं, आज ट्रांसमिशन पर इस पर बात करेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई की, और हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे नाजरीन कि महंगाई बढ़ने की वजूहात क्या हैं। क्या वजूहात कार्टलाइजेशन है, या फिर तलब और रसद में बैलेंस ना करना, या फिर हुकूमत के सही इक़दाम ना करना। आखिर क्या वजह है कि इस दौरे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महंगाई की शरह पिछली दौरे हुकूमत से काफ़ी बढ़ चुकी है। अब जो अशिया खुर्दनोश यानी कि फूड इन्फ्लेशन की अब बात करें, तो अगर हम बात करें कि अगर फूड इन्फ्लेशन सिर्फ इस दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है, इसकी वजह क्या है, और इसको काबू पाने के लिए हुकूमत वाकई कोई संजीदा इक़दाम कर रही है या नहीं। तो मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, मुझे आसिम रज़ा साहब ज्वाइन करें, चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स के। बहुत शुक्रिया कराची स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें, उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया। और वहीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब भी। वहीद साहब और दीगर मेहमानों की जाने माने से पहले सबसे पहले मैं आप सबकी परमिशन से उसामा से बात का आगाज़ करना चाहूँगी। उसामा, जब हम बात करते हैं महंगाई की, महंगाई हर दौरे हुकूमत में होती है और उसके सारे इक़दाम भी किए जाते हैं, लेकिन जब कार्टलाइजेशन की बात आती है, मुनाफाखोरी की बात आती है, माफिया की बात आती है, हमेशा वज़ीर आज़म कहते रहे कि हम माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। लेकिन वो माफिया जिसके ख़िलाफ़ बात करते हैं वज़ीर आज़म, काम करने का भी कहते हैं, लेकिन काम कर नहीं पाते। और ये कार्टलाइजेशन आज नहीं हमेशा से होती आई है। क्या यही एक वजह है कि कार्टलाइजेशन है इस दौर हुकूमत महंगाई की वजह, या फिर और वजूहात भी हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तो फिर काबीना में कल भी कहा गया जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो किसने रोकनी है? ज़ख़ीरा इस तरह की जी, एक चीज़ का आपको पता है कि इसकी कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं, तो फिर आप उसको जमा कर लेते हैं, मार्केट से वो चीज़ गायब होना शुरू होती है, उसकी कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर आप उसको मार्केट में अपने गोदामों से निकाल देते हैं ताकि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसको रोकना है तो हुकूमत ने रोकना है। अगर कोई चीज़ आती है और उसकी कमी पैदा हो जाती है स्मगलिंग की वजह से, दूसरे मुल्क में मसलन अफगानिस्तान में आटा चला गया जी, वहाँ पर महंगा था तो प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ चला गया, कई दफा सूबों के दरमियान इस तरह से हो जाता है, तब भी किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ पर यह हुआ है, अभी जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें ज्यादा वजह जो हमें नजर आ रही है, सबसे ज्यादा आटे पर लोग परेशान हैं। उसमें मेन रीजन ये नजर आ रही है कि अंदाजे ही गलत लगाए गए कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है, मुल्क में कितनी पैदा हो रही है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं। तो जो भी बताया गया हुकूमत को, जो अंदाजे लगाए गए वो गलत थे। प्रोडक्शन कम हुई। अभी तो देखिए ना कि कटाई हुए कितने महीने गुजरे हैं, चंद हफ्ते गुजरे हैं, और उसके बाद ही गंदम का बहरान आ गया। तो इसका मतलब है आपने ये नहीं कि कोई 2-4% या 5-10% का आपने अंदाजा गलत लगाया, आपने तो ब्लंडर किया कि कितनी गंदम मुल्क में है। वही तो बात है ना जो हम बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसामा, कि तलब और रसद जिससे बैलेंस करना होता है हुकूमत को, और ज़ाहिर इन तमाम तर इदारों को देखना होता है कि कितनी ज़रूरत है और हम कितनी पैदावार कर रहे हैं। इसी में बात करेंगे आसिम साहब से। आसिम साहब,
कल सिंध हुकूमत ने फ्लोर की कीमत मुकर्रर की 47 कुछ रुपए, लेकिन जो ये इल्ज़ाम आता रहा कि आटा रिलीज नहीं किया जा रहा, आटा रोक के रखा फ्लोर मिल्स ने, ये फ्लोर मिल्स की अपनी ही एक सवाबदीद होती है या फिर हुकूमत के कहने पर ऐसा किया जाता है? देखें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो उसामा ने बात कही वो करूँ, फिर आपकी बात का जवाब दूँ। जिस तरह उसामा ने कहा कि फिगर्स जो थी वो गलत थी हुकूमत के पास। देखें, फिगर्स हुकूमत के पास ये थी कि 2 करोड़ 40 लाख टन पूरे पाकिस्तान में गंदम हुई है। सेकंड आदादोशुमार जिसका डिफरेंस था वो था कैरी फॉरवर्ड का। पिछले कई सालों से हमारा कैरी फॉरवर्ड 15 से लेके 40 लाख टन तक अराउंड डिफरेंट हर साल में होता था। वो इस दफ़ा नहीं था। इस दफ़ा हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड था वो सिर्फ 2.5 लाख टन था, जबकि इसी साल के मुकाबले में पिछले साल अराउंड 38 लाख टन, जिसको आप 40 लाख टन कह सकते हैं कि आपके पास कैरी फॉरवर्ड था। टोटल क्रॉप साइज 2 करोड़ 40 लाख टन का था और 40 लाख कैरी फॉरवर्ड। इस साल मुल्क में गंदम 2 करोड़ 80 लाख टन थी। और इस दफ़ा आपके पास मुल्क में 2 करोड़ 45 लाख टन के आदादोशुमार हैं जो दिए गए हैं स्पार्को की तरफ से कि क्रॉप है साइज जो प्रोडक्शन हुई है, और 2.5 लाख टन आपका कैरी फॉरवर्ड है। इस तरह 247 30 लाख टन का स्ट्रेट अवे गैप है यहाँ पे। तो इसलिए उसके लिए ही हम हमेशा जो पिछले 1-1.5 महीने से लोग कह रहे थे वो ये था कि इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है और इसको इंपोर्ट करके फिल किया जा सकता है। मुल्क में गंदम नहीं है, तो जो आपने देखा भी वफाकी हुकूमत ने भी अपने तौर पे बुलवाया। मुल्क में गंदम नहीं है, ये वो मुल्क है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए, कहते आए ज़रई मुल्क है। यहाँ ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो गई? ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? देखें, एक तो चीज़ ये है कि जो आपकी प्रोडक्शन नॉर्मल चल रही है, प्रोडक्शन उतनी ही हुई, लेकिन पिछले 8-10 सालों से जो कैरी फॉरवर्ड था, इस साल उस कैरी फॉरवर्ड में फ़र्क इसलिए आया कि आपने एनिमल्स को यानी कि पोल्ट्री फीड को इजाज़त दे दी पिछले साल। जो एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड था या जो आपका स्टॉक था या फूड सिक्योरिटी थी कह लें, उसको कंज्यूम कर लिया पोल्ट्री फीड ने, और ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ। आपने अपना 20 लाख टन के करीब पंजाब और सिंध की आदादोशुमार मिलाएं तो 20 लाख टन के बनते हैं। ये पोल्ट्री फीड ने कंज्यूम किया। अगर वो ना होता तो इस साल भी 22.5 लाख टन आपके पास गंदम मौजूद होती कैरी फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो अभी आपने किया रिगार्डिंग सिंध गवर्नमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात यह है कि जब मार्केट ड्राई होती है तो फूड डिपार्टमेंट्स उस टाइम पे इंटरवीन करते हैं। पंजाब की मार्केट ड्राई हो गई मई के अंदर, पॉलिसी दी गई जिसमें 9 लाख टन की इंटरवेंशन ये पॉइंट है बड़ा, आपने हमें तफसीलन ये चीज़ बताई है, इस पर और भी ज़रूरी है बात करना और आपसे पूछना भी जो आवाम के जहनों में सवाल है। मैं वापस आऊँगी, अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं ऑल ताजिर इत्तेहाद से, ताजिर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अतीक साहब। ताजिर हज़रात ये कहते हैं कि ज़ाहिर कोरोना की सूरत हाल भी आई, फिर उसके बाद लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह, लेकिन आवाम ये कहती है कि जिस तरीके से मुनाफा वसूल किया जाता है, जिस कीमत, अगर कीमतें चलें कंट्रोल कर भी रही हैं, कंट्रोल प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कर भी रही हैं, लेकिन हर शख्स अपनी कीमत मुकर्रर करके चीज़ें बेचता है। जो ताजिर हैं वो किस तरीके से इस सूरत हाल को लेके चलते हैं? क्या वाकई ये बात सही है कि मुनाफा ज़्यादा कमाया जा रहा है, आवाम को लूटा जा रहा है? देखिए, किसी ना किसी जवाब पे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और किसी के पास वो पैमाना नहीं है कि कितनी बढ़ाई जाए। जिसका जो मौका मिलता है, जिसे जो मौका मिलता है। बेशक इसमें ऐसे लोग भी हैं, वो अगर 100 रुपये किलो ख़रीदेंगे तो 110 रुपये किलो बेचते हैं। वही चीज़ अगर वो 200 रुपये किलो खरीदेंगे तो ज़ाहिर है उसमें वो 10 की बजाय 20 रुपये बढ़ा देंगे। एक सबब तो ये होता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं मजमूई महंगाई की जो सूरत हाल है उसके असबाब को बयान करूँ, तो ये हुकूमत में बैठे हुए वो माफियाज, इदारों में बैठे हुए माफियाज और ख़ुद जो बड़े बड़े महंगाई के जो कार्टल्स बन जाते हैं, पूल्स बन जाते हैं, ये शब खून मारते हैं अवाम के मफादात पे। सारी दुनिया में देखें एक निज़ाम है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें तरक्की याफ्ता ममालिक से सीखते हैं तो ये भी तो सीखें कि रियासत की रेट जब ऐसे लोगों पे कायम होगी जो अवाम के मफादात पे हमला करते हैं तो फिर उनके दांत जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वो रियासत में वो लोग, वो महंगाई रोकने वाले, प्राइस को चेक करने वाले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को
वो तलाश करने वाले, आप सही वो कह रहे इन्हीं हैं, के साथ ही बने बैठे हैं। सही कह रहे हैं, यही तो है ना गठजोड़, यही तो है ना वो माफिया। अतीक साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझे आपसे इस बारे में मजीद भी बात करनी है, सीपीआई की बात भी करनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात भी करनी है। आपने कहा, आपकी ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल हर शख्स अपने हिसाब से मुना है, लेकिन एक हुकूमत मुकर्रर करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसमें वो तमाम चीज़ों की एक बास्केट बनाई जाती है और उसमें वो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। फिर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं, जो पता नहीं कहाँ होती हैं, आई एम सॉरी टू से, वो देखती हैं कि वाकई जो एक इंडेक्स के तहत कीमतें रखी जाती हैं, उसी पर कीमतों पर क्या चीज़ें बिक रही हैं नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या अतीक साहब आप उसी तरह निशानदेही कर रहे हैं कि ये आपस का गठजोड़ होता है और सब ना कहीं सबको फायदा हो रहा होता है, इसलिए कोई पूछता ही नहीं है? देखिए, एक मिजाज बन गया है। मिसाल के तौर पे असेंबली में सारे लड़ रहे होते हैं, अपोजिशन भी, हुकूमती इरकान भी, लेकिन जब उनके मुफादात के लिए कोई बिल पेश किया जाता है कि ये मुराद मेंबर्स को बढ़ा दी जाएंगी, ये उनकी तनख्वाह, ठीक है, आपका पॉइंट आया। मिसबाह उल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आगे पाकिस्तान की कोशिश कर, मेरे ख्याल में जितनी देर में मैंने काम किया उस टाइम पे जो भी बेहतर डिसीजन हो सकते थे, और उस टाइम पे क्योंकि मैं रिसेंटली खेल के भी आया था, प्लेयर्स का भी पता था, सिलेक्शन के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, तकरीबन 1 साल से कुछ मतलब 1.25 साल, तो कोशिश मैंने की कि जो भी बेस्ट डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हो वो करें। काफ़ी प्लेयर्स आए, काफ़ी ने अपना जगह भी बनाई टीम में, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि सही तरफ हम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे जो भी आएगा वो मिल के उसके साथ मज़ीद जो है अच्छा काम करेंगे, और पाकिस्तान की टीम को जो हमारा एक विज़न है, जो हमारा एक मकसद भी है कि टॉप 3 में हमने लेके आना, हर फॉर्मेट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो लेके आए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज क्वेश्चंस जो है वो आप लोग रिपीट ना करिएगा, जो क्वेश्चन हो जाए उसको आप अपनी नेक्स्ट करिएगा, और अपना रेस प्लीज हैंड करिएगा। याकूब साहब, जी मिस्टर, आप जैसे हमारे काम की वजह से जब टाइमिंग देखिए आपकी ये बदलावे भी आने वाली है, टाइमिंग बहुत बड़ी क्रिएट करेगी इस वक्त, तो प्रेशर है क्योंकि अभी बहुत कम दिन रहेगा, नया जगह इंस्पेक्टर आएगा तो कैसे चीज करेगा, कहीं मैनेज करेगा। और दूसरी बात यह है कि एक मैसेज आपको शायद ये भी एक वाक़ई के पहले भी जब आपसे कोचेस लगाए थे मेंबर होते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उसको भी आपको ये वचन किया गया था कि ये भी आपका एक कॉन्फिडेंस लग रहा है कि देखें, मैंने पहले ही इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं और न्यूजीलैंड, 30 नवंबर तक मैं हूँ, और ये जो 2 टीमें हैं ये सिलेक्ट करूँगा। जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो 1 दिसंबर से काम करेगा, और उसके पास टाइम भी है, और वो आके पहली जो उसकी सिलेक्शन होगी वो साउथ अफ्रीकन सीरीज़ होगी। इसलिए आई थिंक कि बड़ा सोच समझ के सारा कुछ किया है, क्योंकि उसमें मैंने अभी न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान टीम के साथ जाना है तो पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी, और उसमें जाहिर है उसको वॉच करना, वहाँ पे जाना। ये कोचेज़ वाला भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारे मेरे कोलीग्स हैं। अभी भी आप देखें मुल्तान में उनके साथ मीटिंग हुई, उनके साथ मिल के काम हुआ, अभी मैं मीटिंग करके आया हूँ उनके साथ पिंडी में रिगार्डिंग दीज 2 टीम्स, न्यूजीलैंड की और जिम्बाब्वे की। कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई, फ्यूचर विजन, कोचिंग के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से, और डिस्कशन की हमने, और जो भी प्रोबेबल्स भी बनाए, और टीम के हवाले से भी इंशाल्लाह जो 19 को अनाउंस होनी है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें डिसएग्रीमेंट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सारी चीज़ें
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। खामखा की ये र्यूमर्स हैं और खामखा की ये चीज़ें ऐसे मशहूर हुई, ऐसी कोई बात नहीं। इसको पहली बार जब बात किया गया था कि एक ही शख्स को 2 जिम्मेदारियां दी गई, आप समझते हैं कि जो पिछले 13 महीने थे आपने बहुत ज़्यादा दबाव में गुजारे, उस दबाव की वजह से आपको एक ओहदा छोड़ना पड़ा, या हमारे सिस्टम में जिस तरह का हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बाकी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे जान से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यही वजह बदलना आपके एक होता है हम दोबारा वापस चले गए प्राइमरी जगह के बाद में। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा रहा है साल सवा साल, क्योंकि जितना अच्छा जो कोचेस प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल करीब से उनके साथ उनका रिलेशन होता है, मेंटली उनकी जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस हैं, टेक्निकली सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी तो आपको इनपुट मिल नहीं सकती। तो उस टाइम पे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल के भी आया था, मैं मोस्टली प्लेयर्स को जानता भी था, उस टाइम की ज़रूरत थी ना। आपकी एकेडमीज उस टाइम पे काम कर रही थी, आपके बाकी सिस्टम भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में ये बेस्ट डिसीजन था और ये थ्रू आउट अच्छा रहा है। अब मैंने पहले भी कहा कि अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो FTP है वो बहुत ज़्यादा आपकी बैक टू बैक इवेंट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें कि वर्ल्ड कप्स हैं, फिर आपकी एशिया कप हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ें हैं और मोस्टली मुझे भी बाहर रहना है टीम के साथ। तो आई थिंक ये इस टाइम की एक ज़रूरत है, जिसको देखते हुए क्रिकेट की इम्पोर्टेंस और उस पाकिस्तान टीम के साथ जो है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पे अब मैंने इस तरफ जाना है ताकि जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कोई और बंदा करे। बाकी मिसबा, आप कह रहे हो कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए ये फैसला आ रहा है। अगर फ्यूचर से छोड़ के थोड़ा पीछे चले जाए, क्या श्रीलंका से लाहौर में शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया और सीरीज में शिकस्त और इंग्लैंड में शिकस्त, ये भी एक फैक्टर है कि आपका फोकस थोड़ा आप चाह रहे हैं कि ये भी एक मैटर करता है, ये टीम सीरीज में शिकस्त है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। ये मैं अगर सेलेक्टर ना भी हूँ, एज ए कोच भी शिकस्त जो भी चीज़ है अल्टीमेटली आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और चाहे मैं सेलेक्टर हूँ या ना हूँ, वो जीतना हारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है एज हेड कोच। ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपने इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और सिस्टम के लिए, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है कि इसको स्प्रेड करके ज़्यादा फोकस इस तरफ किया जाए और किसी और को ये काम करने दें। भाई, आप इस डिपार्टमेंट के साथ ले रहे हैं, तो उसका बता दें कि दूसरा आपने ये हेड कोच का ही ऑर्डर चूज किया, चीफ सेक्रेटरी अब रह सकते थे हेड कोच, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो पैशन है वो ऑन द फील्ड है, फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना, काम करना। रिसेंटली मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एनर्जी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मेरे अंदर एनर्जी है, आजकल की जो कोचिंग है उसकी बहुत डिमांड है, फिटनेस चाहिए आपको, आपने फिजिकली जाके प्लेयर्स के साथ फील्ड पे काम करना होता है, स्पेशली अगर बैट्समैन है उनके साथ टेक्निकली आपने काम करना है, तो आपको उनको फील्ड करना है, फील्डिंग में आपने उनके साथ रहना है। मैं समझता हूँ अभी मेरे अंदर वो एनर्जी है, फिटनेस है, मैं इसको कर सकता हूँ और पैशन है उस चीज़ का, और मेरा पैशन वो दूसरी तरफ इतना नहीं है, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। सुई गैस इज़ नथिंग टू डू विद दैट। वहाँ से NOC पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान टीम पे है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे। जितना भी आपका चीफ सेलेक्टर होता क्या आप उससे सेटिस्फाई? दूसरा ये कि आपने हेड कोच का इंतखाब किया, वास्तव में बहुत सारे कप्तान और हेड कोच इस बात का गिला करते थे कि हमें जो 15-19 स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल लेवल नहीं बनती थी। क्या आपको वही चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहला आपने क्या, सॉरी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें
कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि मैंने अपनी तरफ से जो ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो डिमांड थी इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान टीम की, उसको देखते हुए डिसीजंस लिए और उसमें काफ़ी डिसीजंस जो है उन्होंने पे भी किया। कुछ डिसीजंस आपके गलत भी होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें काफ़ी हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में नसीम शाह है, शाहीन एक डिफरेंट बॉलर बन के अब सामने आया है, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है, हैदर अली है, काफ़ी प्लेयर्स अगर आप देखें हर उसमें इमर्ज हुए हैं और कुछ जो पहले प्लेयर खेल रहे थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल मिक्स होता है, ये नहीं होता कि आपका सब अच्छा है। आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पे करते हैं, कुछ डिसीजंस आपके ठीक नहीं भी होते, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपके डिसीजंस कुछ जो सिलेक्शंस थी वो नहीं पे ऑफ किए। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। ओवरऑल कोशिश की कि जो ज़रूरत थी पाकिस्तान को उससे ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस करूं और उस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूं कि पाकिस्तान एक सही साइड पे जा रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी टीम डेवलप हो। अभी भी जो है परफॉर्मेंस कर रही है, मज़ीद मेरे ख्याल में बेहतर हो। इस पर दो चीज़ें, एक तो आपके इस अहदे से मुस्ताफी होने के बाद आप लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में दुनिया तजुर्बा किया गया था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे वो शायद नहीं चल सकता जो हमारा कल्चर रहता है। दूसरा, अब बार आप जिसमें कोचिंग में खुल होगी तो आपका बतौर कोच अब क्या टारगेट होगी वर्ल्ड T20 में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में क्या टारगेट? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो टारगेट है एज ए कोच वो यही है कि आप टॉप 3 हर फॉर्मेट में टॉप 3 में, और पाकिस्तान टीम की कैपेबिलिटी है और ये पाकिस्तान का पास्ट भी उसमें ऑब्वियसली जो ICC के इवेंट आ रहे हैं एटलीस्ट हमें ICC इवेंट जीतना चाहिए और हमारा टारगेट भी यही है। 2 T20 वर्ल्ड कप है और हम कर सकते हैं, तो वो उस पर फोकस है। तो कैसे करना है, कैसे टीम को लेके चलना। जहाँ तक आपने तजर्बे की बात की, आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। जो उस टाइम ज़रूरत थी उसके हवाले से, जैसे हमारा अभी सिस्टम उस वक्त चेंज आ रही थी, डोमेस्टिक भी चेंज आ रही थी, उसको देखते हुए ये साल का तजर्बा ये अच्छा रहा। अब डिफरेंट डिमांड्स हैं आगे की FTP को देखते हुए और सारी मसरूफियात टीम को देखते हुए, तो उसको देखते हुए अभी ये डिसीजंस या जो भी चेंज आ रही है या जो मैं एक रोल छोड़ रहा हूँ उसकी रीज़न वो है। वही साहब से राब्ता दोबारा से करते हैं। आज़म साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि कार्टलाइजेशन, फिर वो ज़ाहिर आपने कहा तलब और रसद में कमी, और एक और चीज़ आपने कही यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक शॉर्टफॉल जो कि सिंध में आया, लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल थी वो भी कुछ अलग नहीं थी। उसके बीच में वजह क्या बनी? क्या ये दोनों सूबों की सूरत हाल डिफरेंट थी या यहाँ पर कुछ सेम वजह थी? जो अगर आटे की या फिर फ्लोर मिल्स को अगर आटा नहीं मिला या फिर आवाम को आटा महंगा मिला, इसके पीछे क्या वजह थी? देखें, इस दफ़ा GIT की जो रिपोर्ट थी उसको बेस करते हुए तमाम इदारों ने कोशिश की कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करें। क्योंकि GIT की रिपोर्ट ने ये बात कही थी कि जो टारगेट्स है चूँकि अचीव नहीं किए गए, लिहाजा 2019 और 20 में जो रिलीज़ हो रही थी उसमें प्रॉब्लम रहा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट GIT रिपोर्ट इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया गंदम ख़रीदने पे। अब वो जब गंदम ख़रीदने पे लगे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो लोग घरों में 1 साल के दाने अपने पास रखते हैं उन्होंने वो भी उठा ली। फ्लोर मिल्स को ख़रीदने नहीं दी गई पंजाब के अंदर। पास्टों ने भी इसी तरह टारगेट अचीव किए। फ्लोर मिल्स की गाड़ियाँ लोड होकर मिलों में आ रही होती थी, रोक दी गई। सरगोदा, गुजरात 1 महीना मिलें बंद रहीं। बहरहाल इन शॉर्ट ये हुआ कि मार्केट को ड्राई जब कर दिया गया तो मई जब नई फसल आई हुई थी और हार्वेस्ट के दौरान जब बाइंग चल रही थी सरकारी, मार्केट में गंदम का रेट फील्ड के अंदर 1600 से 1800 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि गवर्नमेंट की ख़रीदारी 1400 रुपये थी। अच्छा। और 1400 में जो गंदम है वो उन्हें नहीं मिल रही थी। जो प्राइवेट सेक्टर था वो 1600 या 1800 पे कर रहा था, तो वो गाड़ियाँ भी जब रास्ते से गुजर रही होती थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक लेती थी। अब इसने मार्केट को ड्राई कर दिया पंजाब की हद तक। तो इसके पीछे क्या वजह थी?
इसके पीछे वही JIT रिपोर्ट जो मैंने कहा, देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ हर दफ़ा के डिफरेंट होते हैं। जो पिछले साल की रिपोर्ट थी उसको आप इस साल पे बेस नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन उसकी बेस बनाते हुए इन्होंने ख़रीदारी की कि ये इल्ज़ाम जो ख़रीदारी वाला नहीं कर सकने वाला था ख़त्म हो जाए। लेकिन उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकला कि आप ये देखिए कि 33 लाख टन खरीदी गई थी, 15 लाख टन प्राइवेट सेक्टर के पास पिछले साल मौजूद थी। इस साल क्या हुआ कि 41 लाख पंजाब ने अगर ख़रीदी तो 9 लाख टन एडिशनल आपने रिलीज़ कर दी बिफोर दैट टाइम। जब आप पिछले साल 19 अगस्त को शुरू किया था, 19 अगस्त को आपके स्टॉक्स जो उनसे हैं वो डाउन चले गए 33 लाख से भी। तो ये एक बड़ा फ़र्क आ गया। अब उसके लिए आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये तो एक नाअहली है ना कि हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, वही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं ज़रा उनसे बात कर लूँगी कि माजी में हमने कभी ऐसी सूरत हाल देखी या पहली दफ़ा आज ऐसा हुआ है। वही साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। सवाल मेरा आपसे ये था कि आज जो सब्जियों की और फलों की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक आम आदमी से दस्तरस से दूर हो गई हैं चीज़ें। इसके पीछे क्या वजह है? वजह क्या तलब और रसद में कमी है, या फिर बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा, या फिर कोई और वजह है कि ये सब्जियों की और फलों की कीमतें बढ़ गई? देखें जी, बात जो आपने की है, जो सवाल की है, जवाब भी आपने दे दिए कि सप्लाई एंड डिमांड कम थी इसलिए रेट बढ़ गए। अच्छा। बारिशों की वजह से फसलें तबाह हुई है। बात हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखें जी, ये बातें तो होती रहेंगी, ये शॉर्टेज होती रहेंगी, ये मगर इसके हल की तरफ जाना पड़ेगा हमें। वो वीट हो या कॉटन हो या शुगर हो या वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो, मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? क्यों मैं इन 8 सालों के अंदर देख रहा हूँ फूड सिक्योरिटी हमारा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। तो हम इसके हुकूमत में 8 सालों में देख रहा हूँ कोई एड्रेस नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, कोई पॉलिसीज नहीं बन रही। वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है आपके यहाँ, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, मगर हमने इसके ऊपर इंतजाम नहीं किया। हमने बस वही एक ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, वही जो 72 साल से वही हम प्रैक्टिस चल रहे हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहला जो बुरहान है पाकिस्तान के अंदर है वो मार्केट इंटेलिजेंट। हमें ये नहीं पता कितने एकड़ के ऊपर ये फसलें लगाई जाती है। हम और ये जो अगर आप नंबर्स देखेंगे हुकूमत के, वो सब फेक हैं, इसलिए कि आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो गए इन चीज़ों के, क्योंकि आपके पास मार्केट इंटेलिजेंट नहीं है। मुझे मालूम होना चाहिए मेरे मुल्क की डिमांड 2 मिलियन है, मिसाल है टमाटर की, तो मुझे अगर मैं सरप्लस होता हूं तो मैं एक्सपोर्ट की तरफ जाऊं। तो बात ये है कि हमारे पास डाटा नहीं है। अब हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा मौसम तेजी से बढ़ रहा। देखें, टमाटर आज पिछले साल भी यही बात थी, उससे मैं ये 8 सालों से टमाटर एक साल अच्छा हो जाता है, एक साल बुरा। कभी 5 रुपए का भी हो जाता है टमाटर, कभी 500 रुपए का भी हुआ है। तो बात ये कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो टमाटर सिंध के अंदर लग रहा है वो समर के अंदर नहीं लग सकता, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया है। राइट। तो हमें ये चीजें पहले से प्लान करने की जरूरत है। बड़ा ही आपने अच्छा पॉइंट उठाया और मैं आपसे आगे पूछूंगी कि हुकूमत दरामद की भी इजाजत देती है टमाटर और प्याज के हवाले से, तो क्या यही तरीक़ाकार है हमारे पास कि हम सिर्फ दरामद करें और प्लानिंग कुछ ना करें अपने मौसम को देखकर, फसलों की कंडीशन को देखकर? मीर साहब, अतीक मीर साहब, क्या अब ताजिर इस पर बैठकर कोई बात करेंगे कि अगर एक आवाम परेशान है कीमतों को लेकर, चीज़ों की, अशय खुर्दनोश की, जो कि ज़ाहिर एक अहम चीज़ है, अगर लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? आटा और सब्जी वाहिद ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर तो आप नहीं रह सकते। फिर आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे? रोटी आप सब्जी और दाल के साथ ही खाता है गरीब आदमी। अब कीमतों के तयन के हवाले से क्या ताजिर हजरात बैठकर हुकूमत से कोई बात करेंगे? देखिए, हुकूमत से क्या बात करनी है? बात ये, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं, कुछ ताजिरों की हैं, कुछ आड़तियों की हैं, कुछ इंपोर्टर्स की हैं। इस वक्त हमें अपनी तरजीहात मुकर्रर करनी होंगी। पहली तरजीह से भी आपने फरमाया कि एक किचन में एक गरीब आदमी सोचता मैं आज क्या पकाऊं। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अगर कुछ पकाने के लिए उसमें जो सामान उस पर डाला जाता है, टमाटर, अदरक, प्याज, आलू, देखें इनकी कीमतें उससे ज़्यादा हैं जो आप पका रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कि महंगाई की सतह, महंगाई की शरह कितनी तशवीशनाक है। देखें, हुकूमतों का जो काम है वो करें, अपनी इंपोर्ट पॉलिसीज़ पर नज़र रखें कि इन चीज़ों को खुसूसी तौर पर टैक्सेशन, जब बहरान होता है तो टैक्सों से मुस्तस्ना करना चाहिए जो आम लोगों की ज़रूरत की अशिया है। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स पर
हुकूमत को सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, बेशक वो पैसा कहीं और टैक्स बढ़ा दे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए। तीसरी बात, वो माफिया जो हर दौरे हुकूमत में अपना जोर दिखाता है, ये कमिश्नरी निज़ाम या जितने भी इदारे हैं, ये इनके तो बस की बात है नहीं। रमज़ानों में देखें आप, 10-15 दिन पहले कमिश्नर बुलाता है ताजरों को, उनके साथ एक पूरा एक सिस्टम एक तय पाता है कि किस किस तरीके से कीमतों को बढ़ने नहीं देना। लेकिन पहला रोज़ा जब आता है, शैतान बंद हो जाता है, ये सारे खुल जाते हैं। सही है। तो ये देखना पड़ेगा इनको रोकने के लिए कौन से सिस्टम्स नाकाम है। अब टाइगर फोर्स की बात हो रही है, चलें ये भी आजमा देखें, लेकिन जो कुछ भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो, ईमानदारी से हो, उन बुनियादी सतहों पर हो, यानी जहां मरज है वहीं पर नश्तर चले, तो फिर तो ये रुक पाएगा। लेकिन अगर सिपाही और चोर एक जगह पे आ जाएंगे तो हुकूमत, मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो अयूब खान का जो मार्शल था, जिसमें गोडाउन खाली हो गए, फिर ऐसा एक क्रैकडाउन चाहिए, उसमें तो फिर गंदुम भी पिस जाएगी और घुन भी। आप सही कह रहे हैं, यही तो बात है ना अतीक मीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त तो है, लेकिन वही बात, जिस माफिया से लड़ने की हुकूमत बात करती है, अगर उस माफिया के साथ मिलकर आवाम की चीखें निकलवाई जाएं और आवाम के साथ ये सलूक किया जाए, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनसे पूछा ना जाए, बल्कि टाइगर फोर्स की बात की जाए, वो टाइगर फोर्स जिसको आज तक आवाम ने देखा नहीं, तो क्या कोई हल नहीं है? कोई भी दौरे हुकूमत हो, चले पीटीआई की बात छोड़ दें, हमने माजी में भी इस तरह की फोर्सेज आते हुए देखी और अपने नुमाइंदे उतारते हुए लोगों को देखे, क्या उससे कभी हल निकला? देखें, जब पूरी कौम करप्ट हो जाती है तो हल निकलने के इम्कानात कम होते हैं, नामुमकिनात में तो कोई चीज़ शामिल नहीं है। नवाज शरीफ दौर में खिदमत कमेटियाँ बनाई गई, इस तरह उससे पहले भी इस तरह के सिस्टम को आजमाया गया। अब टाइगर फोर्स, क्योंकि हर जमात चाहती है कि हमारे लोग, एक रूलिंग पार्टी चाहती है हमारे लोग आगे आएँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब एक टड्डी दल बन जाता है ना, एक सिस्टम पूरा टड्डी दल की तरह हमला करता है, वो नहीं देखता ये गमले का पौधा है, ये खेत है, ये दरख्त है, उसका मकसद ये होता है कि उसको तबाह करना है। इस सिस्टम ने, ये इस माफिया ने तबाह कर दिया, पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया, अजीरन कर दी गरीबों की ज़िंदगी। मेरा ख्याल है कि इसमें आप सरकार के निज़ाम को सख्त करना चाहिए। सही कह रहे हैं। इसलिए कि देखें, मैं कहता हूँ कोई चीज़ कम नहीं है, गोडाउन्स भरे हैं, स्टोर्स में हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। यानी कि आप ये कह रहे हैं, पॉइंट टेकन मीर साहब, कार्टलाइजेशन और वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, यही वो एक वजह है जो कि नासूर बन गई है हमारे मुआशरे का, और उसको ख़त्म करने के लिए किसी की विल नज़र नहीं आती। आसिम साहब, हम बात कर रहे थे पंजाब और सिंध के सूबों के आपस के डिफरेंस की, आपने JIT की बात की, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की। सवाल मेरा ये है, जो आज सिचुएशन है, कि माजी में कभी इस तरह की सिचुएशन आई है? देखिए, बहुत सारे बहरान आते रहे हैं मुल्क में, ऐसा नहीं है। 2007 में भी था, आप पीछे चले जाएं 1997 में भी था। अच्छा। डिफरेंट टाइमिंग्स पे। अच्छा। लेकिन ये जो बहरान है ये मैनेजमेंट का आया था, या आप इस तरह समझ लीजिए कि खुद अपनी जो गलतियां हैं उनकी वजह से इसको क्रिएट किया गया। लाइक अगर पोल्ट्री फीड को गंदम ना दी जाती तो मुल्क के अंदर आज भी 22 से 24 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड होता, और वो आपको बाहर से इम्पोर्ट ना करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन पहले पोल्ट्री फीड को गंदम कंज्यूम करवा दी, और वो एक गलत स्टेप था। क्या पहले कभी ऐसा हुआ आसिम साहब? देखें, हमारे जो नॉलेज में है, जब से पाकिस्तान बना है, पोल्ट्री फीड ने कभी भी गंदम यूज़ नहीं की। अच्छा। तो हमेशा मकई यूज़ करते हैं। ये पहला साल था पिछली दफ़ा कि गंदम की कीमतें मकई से बहुत कम थी। गंदम की कीमत थी को 13, 14, 1500 रुपये मन, और मकई की, और गंदम की कीमत थी आपकी 1100 रुपया। अच्छा। ओपन फील्ड में, तो उन्होंने उसको कंज्यूम किया। तो बात यह है कि एक गलती की वजह से आज सारी अवाम और सारी हुकूमतें इस चीज़ का खमियाजा भुगत रही हैं।
कि वो गलती अगर उस टाइम ऑन जब हमने पॉइंट आउट किया था रोक ली जाती। सही। तो आज शायद ये तो ये एक वजह बड़ी हैरान कुन बात है ये कि इस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी और आज अवाम इस वजह से ये तमाम तर सूरत हाल भुगत रहे हैं। अभी नाज़रीन आपको बराह रास्त 4 सद्दा लिए चलेंगे। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयता अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। जमाडेरो द्रनो और कदरमंदो गैरतमंदो और देशनगर डेरो प्यावड़ो पुख्तनो और मुसलमाना नूरनो। वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर। और आसिम साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ और आवाम भुगत रहे हैं, ये भुगतना कब तक पड़ेगा? ये सूरत हाल आप कब तक आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि जिस तरह हमने प्रोक्योरमेंट के दौरान गवर्नमेंट से कहा कि आपके पास कैरी फॉरवर्ड का एक शॉर्टफॉल स्ट्रेट अवे है, हाँ। तो वो है 30 लाख टन का। अगर प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख टन मंगवाई जाए तो 15 लाख टन की इंपोर्ट हमें पब्लिक सेक्टर में भी करनी पड़ेगी। अच्छा। जो वफाक ने हमारी ये सजेशन एक्सेप्ट कर ली और इस टाइम पे 15 लाख टन पब्लिक सेक्टर में सरकारी तौर पे मंगवाई जा रही है। तो अब ये पूरा साल तो चूँकि इसी तरह चलेगा सिस्टम, इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। बस ये जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा ये साल। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये साल इसी तरह जाएगा। ये पूरा रहे, बाहर से इम्पोर्ट हो जाए, कोई फ्लॉ ना आए, जो कमिटमेंट पब्लिक सेक्टर में हुई हैं वो भी पूरी हों और गंदम 15 लाख टन मुल्क में एंटर हो और इसी तरह 15 लाख टन के जो प्राइवेट सेक्टर के हदफ है वो भी पूरा हो। लेकिन इसको इसके लिए सिस्टमाइज करना पड़ेगा ना चीज़ों को, जिसको प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर ज़रा सा भी मिसमैनेज हुआ या ओवरलुक हुआ कोई भी एक सेक्टर, तो आगे एक बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है। फिर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। रेट इशू नहीं है, अवेलेबिलिटी इशू होगा। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अतीक मीर साहब, ज़ाहिर ताजिर हज़रात कहते हैं कि डॉलर बढ़ता है, डॉलर के बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल प्राइस बढ़ती हैं तो खुद ब खुद चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल प्राइस कम होती है मार्केट में, जो कि हमने पिछले दिनों देखा था, तो कीमतें कम नहीं होती। क्या यही बात है कि जो कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां या जो इदारे हैं, अगर वो नज़र नहीं रखते तो जिसका जो दिल चाहता है वो कीमतें मुकर्रर करता है, और अगर नज़र रखी भी जाए तो ये कहा जाता है कि नहीं, क्योंकि हमारा इसमें नुकसान है तो हम कीमतों को कम नहीं कर सकते। आप बेसिक वजह क्या समझते हैं इसकी? देखिए, कीमतों में हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है। एक वक्त में मुनासिब तरीन हो जाती हैं और एक वक्त में अब इजाफा हो जाता है। एक साल में अगर 4 या 6 मरतबा कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं तो उसका कोई इम्पेक्ट यूँ नहीं आता कि लोग अगर कीमतें कम कर दें तो कुछ अरसे में दोबारा से यूटिलिटी की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर कीमतें बढ़ने पर आपने यानी यूटिलिटीज़ की कीमतें बढ़ने से पे आप अगर अपने प्राइस बढ़ाते हैं, क्योंकि कम होने पे ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि आप भी कम करते हैं। लेकिन ये सारी बातें देखिए उन इदारों की है जिन्हें मुकर्रर किया गया है चेक एंड बैलेंस के लिए। खुद से तो अगर आप नहीं पूछेंगे कोई भी कम नहीं करेगा। सही। क्योंकि देखें, एक वाज़ेह बात हमने कह दी है कि ये सब एक करप्शन का दरिया है जिसने पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में ले लिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें चूँकि हुकूमती रिट भी कमज़ोर पड़ गई है, ये माफिया हमेशा से मजबूत रहा है, तो ये उम्मीद रखना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि ये यूटिलिटी की कीमतों के कम होने से ये कीमतें बढ़ा देंगे। तो वरना देखें, हर चीज़ मिसाल के तौर पे डॉलर महंगा होता है तो टमाटर की कीमत में इजाफे का तो कुछ जवाब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आलू प्याज महंगा करने का तो कुछ जवाब नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो रीजंस बहुत हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, इनके पास रीजंस बहुत हैं कीमतें बढ़ाने के।
लेकिन कम करने का कोई भी इनके कम करवाने वाला कोई नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपका भी आसिम वक्त का शुक्रिया। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।